हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू यूनिट जो कि पेपर 1 में आती है, लॉजिकल रीजनिंग। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो ये लॉजिकल रीजनिंग है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप इसके हर एक टॉपिक को पर्टिकुलरली टारगेट करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव आर्गुमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आपने अगर अपने एक जनरल लाइफ में सुना हो कि आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट होता है किसी से बहस हो जाना। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज सही है, सामने वाला बोल रहा है कि उसके ओपिनियन से वो चीज सही है और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है, लेकिन हम इसको एक रीजनिंग के लॉजिक वे से समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। देखो, आर्ग्यूमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सम ऑफ विच द प्रेमिसेस आर ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट द कंक्लूजन। क्या बोला है कि आर्ग्यूमेंट क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट दी होती हैं जिनमें से कुछ स्टेटमेंट प्रेमाइजेस होती हैं। ठीक है, प्रेमाइजेस को हम बोल सकते हैं कि ये एक रीजन होती हैं जो किसको सपोर्ट करती है? अनदर स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या होता है? कंक्लूजन। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो आर्ग्यूमेंट क्या है? ये क्लस्टर ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा होता है? देखो, आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ओके, आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है कि या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या फिर आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ क्लेम्स। मतलब ये एक सेट ऑफ क्लेम्स होता है जहां पे हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं और एक स्टेटमेंट है वो दूसरी स्टेटमेंट के द्वारा सपोर्ट की जाती है, उसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इसमें एक होता है कंक्लूजन और इसमें कुछ होते हैं प्रेमाइजेस। कंक्लूजन वो क्लेम होता है जो आर्ग्यूअर क्या कर रहा है, जिसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और प्रेमाइज वो होता है जिसे जो उस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। प्रिमाइस को हम बोल सकते हैं एक तरीके का रीजन देना कि ठीक है, अच्छा ये कंक्लूजन निकल के आया तो इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, देखो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि आर्ग्यूमेंट इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट और प्रपोजिशंस। स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशंस भी बोलते हैं और प्रिमाइजेस भी बोलते हैं। ओके, और वेयर सम आर द प्रिमाइजेस, और इसमें कुछ प्रिमाइजेस दे रखे हैं, प्रिमाइज 1, प्रिमाइज 2, प्रिमाइज 3। ठीक है, और ये प्रिमाइजेस क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे प्रूफ कर रहे हैं और इनमें एक कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिमाइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक एविडेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या है, तो आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीपीसी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? पीपीसी स्ट्रक्चर, मतलब प्रेमाइज 1, प्रेमाइज 2 और कंक्लूजन। प्रेमाइज क्या होते हैं? प्रेमाइज जो होते हैं जो कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंक्लूजन वो होता है जो आर्ग्यूअर क्या कर रहा है, जिसे प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आगे बात समझ में? आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट का ये क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? पीपीसी। और इस स्ट्रक्चर को हम चेक कैसे करते हैं? कैसे चेक करते हैं कि ये स्ट्रक्चर सही है नहीं है? इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में, जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें वेन डायग्राम ही सिखाया जाता है। ठीक है, देखो ये तो पढ़ लिया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? देखो स्टेटमेंट जो है ये एक तरीके की सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस है और ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब जरूरी तो नहीं प्रेमाइजेस हमेशा ट्रू हो, ये प्रेमाइजेस ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन भी बोलते हैं और प्रेमाइजेस भी बोलते हैं। देखो गाइस, आपको बता दूं कि एनटीए में ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्ग्यूमेंट का एक तो नेचर क्या होता है, या तो वो वैलिड होता है या इनवैलिड, और जो स्टेटमेंट होती है उसका नेचर होता है कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी हम आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि पीपीसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो हमेशा हम जब भी इसे चेक करते हैं तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि जो प्रेमाइजेस हैं
वो क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखो दो तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मैंने, अगर आपने मेरी वाली क्लास देखी हो रिसर्च पैराडिग्म की, उसमें मैंने आपको पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिज्म है वो एक डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है, और जो पोस्ट पॉजिटिज्म है वो एक इंडक्टिव अप्रोच है। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और एक होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग यूजेस अवेलेबल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू डिड्यूस अ वैलिड कंक्लूजन। क्या बोला है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को, मतलब जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनका यूज करती है एक वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था उसमें डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम जनरल टू क्या जाते हैं, स्पेसिफिक जाते हैं, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम क्या जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई जनरल स्टेटमेंट है, उससे हम क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जा रहे हैं। देखो अब इसका एग्जांपल बताऊं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। अब जैसे मैंने बोला कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट, क्या बोला कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट एंड रीता इज अ गर्ल, सो रीता इज अ क्यूट, ठीक है। मतलब हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो सारी गर्ल्स हैं वो क्यूट होती हैं, ठीक है, और जो रीता है वो एक गर्ल है, तो इसका मतलब रीता क्या है, क्यूट है। तो मतलब हम एक जनरल चीज से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जा रहे हैं, ठीक है। और इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट पे जाना। क्या करना, स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट पे जाना। कि कैसे, कि जैसे सीता इज अ गर्ल, रीता इज अ गर्ल, मीता इज अ गर्ल, ठीक है। तो क्या बोला है कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज से जनरलाइज कर रहे हैं। देखो इसमें एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जैसे न्यूटन था, अब क्या है कि वो आराम से पेड़ के नीचे बैठ के पता नहीं किससे बतरा रहा था, ठीक है, और उसके सिर पे आके एक सेब गिरता है। अब सेब गिर जाता है तो क्या होता है कि वो देखता है कि यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अब उसने क्या करा कि एक उसके पास एक स्पेसिफिक चीज थी कि सेब नीचे गिरा, तो उसने ऐसे दो चार चीज फेंक के देखी, बॉल फेंक के देखी, ऐसे दो चार चीज फेंक के देखी कि अच्छा सारी नीचे जा रही हैं। तो फिर उसने एक जनरलाइज थ्योरी बना दी कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, ठीक है। ओके आगे समझ में। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जहां पे हम अवेलेबल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का यूज करते हैं एक वैलिड कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है। और जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम जनरलाइजेशन, मतलब कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन से उस चीज को जनरलाइज करते हैं, उस चीज को सब पे अप्लाई कर देते हैं, ओके। डिडक्टिव रीजनिंग होती है टॉप डाउन अप्रोच। क्या होती है, टॉप डाउन, जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। कि सबसे पहले हमारे पास कोई थ्योरी है, फिर उसको हम उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम पैटर्न बनाएंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। लेकिन इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है ये बॉटम अप्रोच होती है, जो नीचे से ऊपर की साइड जाती है, ठीक है। क्या है, नीचे से ऊपर की साइड जाती है, जिसमें क्या होता है कि पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर थ्योरी क्रिएट करेंगे, ओके। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरलाइज स्टेटमेंट टू वैलिड कंक्लूजन। मतलब क्या बोला है कि जो जनरलाइज, मतलब जनरल चीज से स्पेसिफिक चीज पे जाती है, और जबकि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हमारी स्पेसिफिक चीज से जनरलाइज चीज पे जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो कंक्लूजन होते हैं वो सर्टेन होते हैं, मतलब कंक्लूजन 100% ट्रू होंगे। अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होंगे, 100% ट्रू होंगे। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो कंक्लूजन होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, मतलब उनकी 100% श्योरिटी नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है, ओके। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको बताया कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं या तो वो वैलिड हो सकते हैं या इनवैलिड हो सकते हैं। इसका मतलब कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, और जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं वो या तो स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं। इसका मतलब कि कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है अगर प्रीमाइसेस ट्रू है,
ओके, समझ में आ गया आपको कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इसके साथ एक और होता है गाइस एब्डक्टिव। एब्डक्टिव में क्या होता है कि हमारे पास पूरे तरीके से क्या नहीं होता, हमारे पास पूरे तरीके से अवेयर, मतलब पूरे तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, गैस वर्क लगाते हैं, मतलब प्रिडिक्शन करते हैं जो सही भी हो सकती है। ठीक है, इंडक्टिव में मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिक टू जनरल जाना, ठीक है, और डिडक्टिव में क्या बताया, जनरल टू स्पेसिफिक आना। जो इंडक्टिव में जो कंक्लूजन होता है उसकी 100% गारंटी नहीं होती कि वो 100% ट्रू ही होगा, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि वो हमेशा 100% ट्रू होता है। ठीक है, और जो एब्डक्टिव में क्या होता है कि ये हम गैस वर्क पे काम करते हैं जो हमारा सही हो भी सकता है। देखो, डिडक्टिव लॉजिक लीड डाउन, जहां पे कंक्लूजन है वो 100% उसकी गारंटी है ट्रू होने की। इंडक्टिव में लीड इनटू, जिसमें कंक्लूजन है वो प्रोबेबली ट्रू होता है। ठीक है, जिसमें 100% गारंटी नहीं है कि कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एब्डक्टिव लॉजिक होता है लीड अवे, जिसमें जो कंक्लूजन होता है वो हमारा गैस वर्क पे काम करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गैस लगाते हैं और वो कंक्लूजन हमारा गैस वर्क पे डिपेंड करता है कि ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, देखो एग्जांपल मैं बताऊं, डिडक्टिव में क्या है कि जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, मतलब जो सारे इंसान है वो क्या है, नाशवान है। देखो, हम सबको एक दिन खत्म होना है, हम कोई अमर नहीं है। ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है, अब हम जनरल स्टेटमेंट से क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे जा रहे हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, सॉक्रेट किसी आदमी का नाम है, कि सॉक्रेट एक मैन है तो सॉक्रेट भी क्या है, मॉर्टल है। इंडक्टिव में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक से क्या जाते हैं, स्पेसिफिक से हम जनरलाइजेशन पे जाते हैं कि सॉक्रेट एक मैन है, सॉक्रेट मॉर्टल है, मतलब एक मैन है और वो नाशवान है, तो मतलब सारे जो इंसान होते हैं वो नाशवान होते हैं। ठीक है, एब्डक्टिव में क्या बोला है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज मॉर्टल, तो सॉक्रेट इज अ मैन। ठीक है, मतलब इस पे हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या करा है, गैस वर्क लगाया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम इसके ना देखते हैं कि हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को कैसे चेक करते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जो हमारे कंक्लूजन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, और हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो हम वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। देखो, आर्ग्यूमेंट दो तरीके के होते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन होता है वो नेसेसरली सर्टेनली प्रीमाइजेस से फॉलो होता है, मतलब कि अगर प्रीमाइजेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। और इंडक्टिव में क्या होता है कि जो कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबिलिटी, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें 100% कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है कि या तो ये वैलिड है या फिर ये इनवैलिड है, और वैलिड भी दो तरीके का, साउंड और अनसाउंड। देखो गाइज, इसके लिए एक निमोनिक है कि देवी को साउंड पसंद है, देवी, मतलब डी से डिडक्टिव, वी से वैलिड, और उसको साउंड पसंद है। साउंड का अपोजिट क्या हो गया, अनसाउंड। ठीक है, अब देखो, हम इसकी वैलिडिटी को कैसे चेक करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसकी वैलिडिटी चेक करने का क्या होता है, पीपीसी स्ट्रक्चर, कि अगर पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, और पीपीसी स्ट्रक्चर हम किसके थ्रू चेक करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू। अगर पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो मतलब वो आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है। क्या है, आर्ग्यूमेंट वैलिड है। ठीक है, अब उसकी साउंडनेस को, अगर वो वैलिड है, अब ये जरूरी तो नहीं कि वो वैलिड है तो साउंड भी होगा, साउंड, उसकी साउंडनेस को कैसे चेक किया जाएगा, कि देखो पहली बात तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीमिसेस हैं वो रियल लाइफ में ट्रू होने चाहिए। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा था कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, मतलब ये रियल लाइफ में ट्रू है कि हाँ, सारे जो इंसान है वो नाशवान है। ठीक है, तो मतलब देखो, वैलिड तो है ही, क्योंकि पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वेन डायग्राम के थ्रू, अगर आप बना के देखोगे, और वैलिड तो है ही, लेकिन जो प्रीमाइसेस है वो भी रियल लाइफ में ट्रू है, तो मतलब जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी है और साउंड भी है। अनसाउंड कब होगा, अगर कोई एक भी प्रीमाइसेस रियल लाइफ में फॉल्स हो जाता है तो जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो अनसाउंड होता है। ठीक है, वैलिड तो होगा लेकिन क्या पता वो अनसाउंड हो, अगर उनमें से एक भी प्रीमाइसेस क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक है,
डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड का मतलब क्या होता है? अनसाउंड, इनवैलिड, जिसमें कोई पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं हो रहा? पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है। और अनसाउंड में कि वो जो प्रेमाइजेस है उनमें से अगर एक भी प्रेमाइजेस फॉल्स हो जाता है तो हमारा आर्गुमेंट अनसाउंड कहलाता है। ठीक है, अब आ जाता है इंडक्टिव। देखो इंडक्टिव में क्या बोला मैंने कि इंडक्टिव होता है या तो वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे अब मैं आपसे कहूं कि 100% में से कितने परसेंट चांसेस हैं। क्या बोला है कि 100 में से, जैसे मैंने उस दिन आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाया था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की, 100 में से 95% चांसेस हैं कि जो हमारा डिसीजन है वो सही है। तो 95% मतलब ये 50% से ज्यादा हो गया। जब कोई चीज 50% से ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग क्या है? आर्ग्यूमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और इसकी कोजेंसी और अनकोजेंसी को चेक करने के लिए बिल्कुल सेम इसी रूल को अपनाना होगा कि अगर सारे प्रीमाइजेस रियल लाइफ में ट्रू हैं तो वो कोजेंट कहलाएगा। अनकोजेंट कब हो जाएगा? अगर उनमें से एक भी प्रीमाइजेस रियल लाइफ में फॉल्स हो जाता है तो वो चीज क्या हो जाएगी? अनकोजेंट हो जाएगी। ओके, आपको समझ में आ गया? देखो डिडक्टिव में वैलिडिटी को कैसे चेक करते हैं? पीपीसी स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो मतलब वो वैलिड है। ठीक है, और इंडक्टिव में कैसे करते हैं? स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस को चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि अगर कोई चीज 50% से ज्यादा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर 50% से कम है तो वो वीक हो जाएगी, और वीक है तो मतलब अनकोजेंट है। देखो गाइज, हम वैलिड से साउंडनेस पे, मतलब हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज वैलिड है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज साउंड होगी या नहीं होगी। लेकिन कोई चीज अगर साउंड है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वैलिड है। ठीक है, ऐसे ही सेम इस केस में होता है। आई होप आपको मेरे मतलब समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। एक बार हम इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट में हम थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, इंडक्टिव में हम थ्योरी क्रिएट करते हैं। ये जनरल टू स्पेसिफिक बात करता है और ये स्पेसिफिक टू जनरल बात करता है। देखो सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग इज द फॉर्म ऑफ बैलेट रीजनिंग टू डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन और कंक्लूजन फ्रॉम नोन रिलेटेड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या बोला है कि जहां पे हम कंक्लूजन किससे ड्रॉ करते हैं? जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है, जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जहां पे हम जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और डाटा का यूज करके हम चीजों को क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं। अप्रोच क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग टॉप डाउन अप्रोच होती है और ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। ये स्टार्ट किससे होता है? देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट हमेशा प्रीमिसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो इंडक्टिव है वो हमेशा कंक्लूजन से स्टार्ट होता है। वैलिडिटी, डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन होता है अगर वो ट्रू होगा अगर प्रेमाइजेस ट्रू है, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में जो प्रेमाइजेस का ट्रुथ है वो कंक्लूजन के ट्रुथ की गारंटी नहीं दे सकता। मतलब कि अगर सपोज प्रेमाइजेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है, इसमें जो कंक्लूजन की गारंटी है वो नहीं होती 100%। यूसेज, यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज डिफिकल्ट एज वी नीड फैक्ट्स विच मस्ट बी ट्रू। देखो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमें उन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो एक्चुअल लाइफ में ट्रू है। ठीक है, और इंडक्टिव रीजनिंग है वो मतलब उसको यूज करना इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें उन एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है चाहे वो ट्रू हो या ना हो, इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। इसका देखो प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब पहले हमारे पास कोई थ्योरी है जो है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाया, उनके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करी और फिर हमने उस थ्योरी को कंफर्म कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है कि पहले हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि अच्छा कोई चीज हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पैटर्न्स बनाए, फिर हाइपोथेसिस बनाया और फिर हमने थ्योरी क्रिएट करी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो वो वैलिड और इनवैलिड होते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग में जो आर्गुमेंट होते हैं या तो वो वीक और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि डिडक्टिव रीजनिंग वो जनरल टू स्पेसिफिक बात करती है और इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जनरल चीज पे जाया जाता है। आई होप गाइज आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई लेकिन ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया आर्ग्यूमेंट का तो आप
के लिए जो आगे वाली चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।